अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का लेक्चर कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से है, जिसमें हमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ना है। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉट फॉर ओनली द लॉयर्स, एडवोकेट्स who know the law but also for the citizen of Pakistan, because हर पाकिस्तानी जो भी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तानी हैं उनको मालूम होना चाहिए कि उनके जो हैं राइट्स क्या हैं, क्या उनके राइट्स वायलेट तो नहीं हो रहे हैं, या उनके जो राइट्स हैं वो फुलफ़िल तो हो रहे हैं या नहीं। तो इसलिए आपके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंस रखता है कि आपको पता हो कि आप जहाँ रह रहे हैं उस मुल्क में उस दस्तूर कॉन्स्टिट्यूशन ने आपके जो आइन है उन आइन ने आपको कौन से राइट्स दिए हैं, उन राइट्स का पता होना आपके लिए लाजमी है। दे आर द कंपल्सरी फॉर द वेलफेयर ऑफ सिटीज़न ऑफ एनी स्टेट्स। इट मीन्स जो फंडामेंटल राइट्स हैं दीज आर दी कंपल्सरी। क्यों कंपल्सरी हैं? क्योंकि जब तक फंडामेंटल राइट्स किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होते तो वो कॉन्स्टिट्यूशन इनकम्प्लीट समझा जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के सिवाय कोई कॉन्स्टिट्यूशन बन ही नहीं सकता। तो इसलिए हम थोड़ा फंडामेंटल राइट्स के जो भी हमारे बुनियादी हकूक़ हैं हम उनको देखेंगे। आर्टिकल जो हमारा 8 है कह रहा है कि लॉज इन कंसिस्ट विथ फंडामेंटल राइट्स become void. Under Article 8 of the Constitution of 1973 वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कह रहा है कि अगर यहाँ कोई ऐसी लेजिस्लेशन हो रही है, कोई कानून साजी हो रही है, वेदर इट मे बी इन द सेंट्रल वेदर इट मे बी इन द प्रोविंस, वो प्रोविंस के लेवल पे हो रही है या वो फेडरल लेवल पे हो रही है, तो वहाँ ऐसा कोई भी रूल्स रेगुलेशंस या ऐसे कोई भी कवानीन नहीं बनाए जा सकते हैं जो कन्फ्लिक्ट करें, जो डिस्प्यूट करें, जो इन कंट्रास्ट हो, जो इनकंसिस्ट हो फंडामेंटल राइट्स के साथ, तो वो हमेशा डिक्लेयर किए जाएंगे वाइड। वाइड क्या है? वाइड ये है टू डिक्लेयर इनवैलिड। वाइड का कानून में ये मतलब होता है कि इसको डिक्लेयर किया गया है कि ये इनवैलिड है, ये कानून के मुताबिक नहीं है। इसलिए ये सिंपली जो आर्टिकल 8 है वो हमें सिंपली यही बता रहा है कि इसका जो मकसद है आर्टिकल 8 का, ये जो भी आर्टिकल हैं 8 से लेकर 28 तक सबके लिए एक प्रोटेक्शन है, क्योंकि जो भी आगे आएंगे वो जो है ना रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स हैं, ये कोई राइट दे नहीं रहा है, मगर जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं उन सबको एक ही साथ ये जो है प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इस हवाले से इसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये हमें ये बता रहा है कि ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जाएगा जो कन्फ्लिक्ट करे किसी भी फंडामेंटल राइट के साथ, वो हमेशा वाइड डिक्लेयर किया जा सकता है। तो सेकंड जो हमारा है आर्टिकल 9, वो है सिक्योरिटी ऑफ पर्सन अंडर आर्टिकल 9। अंडर आर्टिकल 9 के मुताबिक हर सिटीज़न ऑफ पाकिस्तानी का जो है राइट है उसके लिए उसको जो है ना लिबर्टी दी जाए और उसके लिए लाइफ हो, उसको इट मीन्स उसको डिप्राइव नहीं किया जा सकता राइट टू लाइफ या उसकी जो लिबर्टी है उसको वायलेट नहीं किया जा सकता।
आज़ादी को उस बंदे की नहीं किया जा सकता। बट सेव इन अकॉर्डेंस विथ लॉ के मुताबिक ये किया जा सकता है। अगर कोई ऐसा बंदा है जो कोई अफेंस कर रहा है, अफेंस करने की सूरत में उसको जेल भी भेजा जा सकता है, उसकी लिबर्टी को जो है ना हम छीन रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं, क्योंकि इधर कानून में ये लिखा हुआ है इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, सेव इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। इसका यही मतलब होता है कि अगर ये कोई ऐसा अफेंस करे, अगर ये ऐसा कोई जो है ना मामला क्रिएट कर रहा है, ये कानून अगर हमें इजाज़त दे रहा है तो हम उसकी लिबर्टी को छीन सकते हैं, राइट टू लाइफ को उसको ख़त्म कर सकते हैं, उसको हम फंदे पे चढ़ा सकते हैं। बट उसकी ट्रायल चलने के बाद, उसका ट्रायल चलेगा, उसको जो है ना जो भी उसके जो रिक्वायरमेंट्स होंगे प्रोसीजर्स के, वो सारे फॉलो किए जाएंगे। जो है ये हमारा जो है ना फंडामेंटल राइट है कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, राइट टू लाइफ की, लिबर्टी की, हर चीज़ की। जैसे कि प्रॉपर्टी के आगे प्रोविजंस हैं, वो जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं, तो ये था हमारा आर्टिकल 9। आर्टिकल जो 10 है सेफगार्ड as to arrest and detention. किसी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, किसी को डिटेन नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 10 कह रहा है कि किसी को अरेस्ट या डिटेन नहीं किया जा सकता, कि नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड एज सून एज मे बी ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ सच अरेस्ट, नार शैल ही बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट एंड डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। तो अगर किसी बंदे को अरेस्ट किया जा रहा है तो उसको लीगल प्रैक्टिशनर के लिए एक इजाज़त दी जाएगी, जो अपना लीगल प्रैक्टिशनर अपॉइंट कर सकता है अपने डिफेंस के लिए। किसी को इलीगली डिटेन नहीं किया जा सकता है। तो एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड डिटेन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विद इन द पीरियड ऑफ 24 आवर्स। तो अगर किसी को अरेस्ट किया जा रहा है या डिटेन किया जा रहा है तो विद इन 24 आवर उसको जो है मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। उसको मैजिस्ट्रेट के सामने, वो जो उसका इलाका मैजिस्ट्रेट होगा उसके सामने उस पुलिस वाले की रिस्पांसिबिलिटी है, उसका ये ड्यूटी है कि विद इन 24 आवर अगर किसी को अरेस्ट या डिटेन कर रहा है तो उसको जो है ना विद इन 24 आवर में क्या करेगा, जो है ना उसको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करेगा। नथिंग इन द क्लास 1 and 2 shall apply to person who is arrested, detained under any law providing the preventive detention। एक होती है प्रिवेंटिव डिटेंशन, किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी रखा जा सकता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन, नज़रबंद करना, किसी को नज़रबंद। अगर वो मुल्क की सालमियत को ख़तरा है, उस बंदे से मुल्क के सालमियत को ख़तरा है, तो उसको प्रिवेंटिव डिटेन किया जा सकता है। वो प्रिवेंटिव डिटेन करने का जो पीरियड है, कितना टाइम है, मिनिमम है कि उसको जो है 3 मंथ्स के लिए जो है ना उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है। 3 मंथ्स के लिए उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है। तो उसके अलावा हमारे जो है आर्टिकल 10A जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, ये इंसर्ट किया गया था 18th अमेंडमेंट में। 10 के साथ जब A आ रहा है इट मीन्स 10A, इसका ये मतलब होता है कि ये अमेंडमेंट के थ्रू इंसर्ट किया गया है। तो फेयर ट्रायल, फेयर ट्रायल का मतलब ये होता है कि अगर किसी बंदे को अरेस्ट किया जा रहा है या कोई ऐसी बात है तो उसको जो है उसका जो ट्रायल चलेगा फेयर चलेगा, उसको राइट टू हेयर होगा। ये जो प्रिंसिपल है डिपेंड करता है आईडी अल्टरम पार्टम पे। आईडी अल्टरम पार्टम क्या है?
इसका ये मतलब होता है कि टू हेयर अदर साइड, टू हेयर अदर साइड, या इसको आप कह सकते हैं टू हेयर बोथ साइड। दोनों तरफ जो है ना हेयर किया जाएगा, जो एविडेंस जो भी देना चाहे वो प्रोड्यूस दोनों साइड पे किया जाएगा। अगर किसी को अरेस्ट किया गया है तो उसका फेयर ट्रायल होगा, उसका जो ट्रायल जो होगा वो फेयर होगा, ये क्योंकि ये उसका फंडामेंटल राइट है। अगर एक को कोई बंदा अरेस्ट कर रहा है पुलिस वाला, अगर उसको ऐसे ही जेल में भेजकर कोई ऐसी पनिशमेंट दी जा रही है तो ऐसे नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका एक प्रोसीजर बताया गया है कि उसका ट्रायल चलेगा जिसमें उसको एक राइट दिया जाएगा कि वो अपना प्रैक्टिशनर अपॉइंट करे, कोई ऐसा एडवोकेट अपॉइंट करे जो उसकी डिफेंस में आ जाए, डिफेंस कर सके, और उसके साथ साथ उसको जो है ना सुना जाए, उसको मौका दिया जाए। इस जो है प्रिंसिपल के मुताबिक ऑडी अल्ट्रम पार्टम, ये आपका जो है फंडामेंटल राइट है। अगर आपको कोई अरेस्ट कर रहा है तो हमारा जो आर्टिकल था 10, वहाँ पुलिस वाला या ऐसा कोई भी अथॉरिटी जो आपको अरेस्ट कर रही है विद इन 24 आवर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है को किसी इलाका मजिस्ट्रेट पे वो जो है ना आपको प्रोड्यूस करें। उसके साथ साथ हमारा है आर्टिकल नंबर 11। आर्टिकल 11 कह रहा है कि फोर्स्ड लेबर एंड स्लेवरी, फोर्स्ड लेबर एंड स्लेवरी is prohibited. Under Article 11, आर्टिकल 11 के मुताबिक किसी से जबरी जो है काम नहीं लिया जा सकता, या यहाँ पाकिस्तान में स्लेवरी का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। कोई किसी को गुलाम नहीं रख सकता, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया हुआ है। अगर अंडर 14 ईयर्स, अगर बंदा एक है 14 ईयर्स का है, बच्चा है, चाइल्ड है, जिसको बंदा अगर किसी हैज़र्डस काम करवा रहा है तो वो भी किस चीज़ में आएगा, वो भी फोर्स लेबर में आएगा। हालांकि वो बंदा खुद आया है, अपनी विलिंग से आया है, अपनी विश से आया है, किसी ने उसको फोर्स नहीं किया हुआ है, मगर उस बंदे ने खुद ही आके वो बंदा जो है ना 14 ईयर्स से कम है या 14 ईयर्स है, लेस देन 14 ईयर हो, लेस देन 14 ईयर्स वाला बंदा जो हैज़र्डस काम करेगा, जिससे करवाया जाएगा, इट मीन्स देयर इज कमिटेड फोर्स लेबर। ये इधर फोर्स लेबर जो है ना वाला ऑफेंस कमिट हो रहा है, तो ये आपकी एक बुनियादी हक है को आपसे कोई फोर्स लेबर ना ले ले, जबरी कोई मजदूरी ना ले ले। उसके साथ स्लेवरी, इधर स्लेवरी प्रोहिबिटेड है, इट मीन्स कि स्लेवरी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हमें कोई गुलाम नहीं बना सकता। यहाँ पाकिस्तान के दस्तूर के मुताबिक ये हम इसकी अगर स्टैचू वर्डिंग देखें, स्लेवरी इज नॉन एक्सटेंट एंड फॉरबिडन लॉ एंड शैल परमिट और फैसिलिटेट इंट्रोडक्शन इनटू पाकिस्तान in form all forms of forced labor traffic in human beings are prohibited. No child below the age of 14 years shall be engaged in any factory or mine any other hazardous employment. Nothing in this article shall be deemed to affect compulsory by any person undergoing punishment of offense against any required by law. तो ये जो है गुलामी, ज़बरदस्ती, बेगारी वगैरह का ममनू होना है। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था आर्टिकल 11 के मुताबिक था। आर्टिकल 12 जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो भी आर्टिकल्स हैं 8 से लेकर 28 तक, हम जो पाकिस्तानी हैं, हर बंदा, एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तानी मस्ट नो द आर्टिकल्स विच आर द फंडामेंटल्स। बिकॉज अगर हमें अपने बुनियादी हकूक़ का पता नहीं होगा तो हम अपने बुनियादी हकूक़ कैसे लेंगे और कैसे दिलवा सकेंगे, तो ये इसलिए ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो आर्टिकल 12 है रिगार्डिंग द रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट
अंडर आर्टिकल 12 रेट्रोस्पेक्टिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट मीन्स यहाँ एक प्रोटेक्शन है रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट के अगेंस्ट। अब रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट क्या होता है? रेट्रो का ये वैसे मतलब होता है पास्ट। अगर आपने ऐसा कोई जुर्म किया हुआ है पास्ट में, पास्ट डेट में, अगर आपने 2010 में चोरी की है आपने, तो वो चोरी अगर उस टाइम ऑफेंस नहीं था, अगर वो चोरी उस टाइम ऑफेंस नहीं था, वो चोरी आके 2022 में ऑफेंस बन रहा है, ये कानून साजी बाद में हुई है। अब कोई ऐसा बंदा आ रहा है बोल रहा है कि आपने तो 2010 में चोरी की है, तो ये बंदा कहेगा कि रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट की एक प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, क्योंकि इट इज़ अ फंडामेंटल राइट, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। तो हमें जो है पास्ट के जो की हुई बातें, जो ऑफेंस किए हुए हैं उस टाइम ऑफेंस नहीं थे, बाद में अगर ऐसा कोई कानून बनता है, अगर वो कानून में कोई ऑफेंस बन जाता है, तो पास्ट के किए हुए जो भी एक्ट्स हैं वो हमारे जो है ना उसमें जो नहीं आएंगे, ऑफेंस में नहीं आएंगे। क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ही ये होता है कि पास्ट में किए हुए जो भी ऑफेंसेस होंगे, जो एक्ट्स होंगे, अगर वो उस टाइम कोई भी ऑफेंस नहीं था तो वो अभी 2022 में ऑफेंस नहीं होगा। अगर 2022 में अगर कोई बंदा चोरी कर रहा है तो फिर तो ये ऑफेंस है, फिर तो इसकी ट्रायल चलेगा, इसको जो है जेल भेजा जा सकता है, तो 2010 वाले को नहीं भेजा जा सकता। रेट्रोस्पेक्टिव एक लफ्ज इसके साथ मिलता जुलता होता है प्रोस्पेक्टिव ऑफेंस, प्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट, प्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। तो यहां कौन सा सिस्टम है? प्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट है। अगर कोई ऐसा लाभ बन रहा है तो उसका जो इफेक्ट होगा, उसकी जो उसको जो इंदराज होगा वो प्रोस्पेक्टिव होगा, या तो वो प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर के हवाले से होगा, बट ये पास्ट नहीं होगा, पास्ट वाला नहीं होगा। पास्ट वाला जो भी सा कोई एक्ट हो वो रेट्रोस्पेक्टिव में कवर होता है। तो अंडर आर्टिकल 12 के मुताबिक you are protected, the offense was committed or act was committed by you, but in this time, in current time, it would become offense। तो ये आपके लिए ट्रायल नहीं बन सकता, ये आपको कुछ भी नहीं करता। तो ये जो मुशर्रफ वाला मामला था, उनका जो मामला क्लियर हुआ है, उन्होंने भी रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट के हवाले से चैलेंज करके उन्होंने पूरा वो कानून ख़त्म करवाया था। तो उसका भी यही हवाला है, उसको हम बाद में देखते हैं, वो कुछ डिटेल्ड जो है डिस्कशन हो जाएगी। फिर उसके साथ साथ हमारा है डबल ज्यूपर्डी एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। डबल ज्यूपर्डी एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अंडर आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 के मुताबिक डबल ज्यूपर्डी किसी को नहीं दिया जाएगा। डबल ज्यूपर्डी क्या है? डबल ज्यूपर्डी कहते हैं ट्वाइस, डबल कहते हैं वैसे ट्वाइस को। डबल क्या होता है? ट्वाइस या टू टाइम या मोर देन वन टाइम। अगर किसी बंदे को एक ऑफेंस की सज़ा दी जा रही है तो उसके लिए इन्होंने प्रोटेक्ट किया हुआ है कि किसी बंदे को ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन, ऑन द सेम जो डिस्प्यूट पे है, एक ट्रायल चल चुका है, उसका दोबारा नहीं चलेगा। जैसे कि एक बंदे ने किसी का खून कर लिया है या कोई चोरी कर ली है, उसके ऊपर पर्चा कट गया है और उसको जेल भेजा गया है, एक मरतबा उसका ट्रायल चल चुका है। अगर वो अक्विट हो गया है, इट मीन्स वो रिहा हो गया है, तो दोबारा उसका ट्रायल नहीं चलेगा। अगर वो कन्विक्ट हुआ है, जेल भेजा गया है, फिर अगर वो जेल के टाइमिंग पूरा करके फिर वापस चला आया है तो फिर भी उसका नहीं चलेगा, क्योंकि वंस एक्विटेड और कन्विक्टेड नेवर कैन बी ट्राइड अगेन। ये जो डबल ज्यूपर्डी का कॉन्सेप्ट ये है। सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या होता है? सेल्फ इंक्रिमिनेशन ये होता है कि किसी भी अक्यूज्ड को अपने गवाह होने के लिए, जैसे कि
ए ने कोई भी चोरी कर ली है, उसको हम ये मजबूर नहीं कर सकते कि आप अपने गवाह बन जाओ और बोलो कि मैंने ये चोरी की है, मैंने ये ऑफेंस किया है। अगर वो खुद बता रहा है तो वो और बात है, मगर उसको इनक्रिमिनेट नहीं करेंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चंस या ऐसा कोई सवाल नहीं पूछेंगे जिसमें वो इनक्रिमिनेट हो, जिसमें वो एक मुजरिम हो जाए। तो ऐसे जो है ना सवाल नहीं पूछे जा सकते, क्योंकि ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। आर्टिकल जो 14 है, इनवायलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन, इनवायलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन, आप किसी की भी जो है डिसरिस्पेक्ट उसकी नहीं कर सकते। आप अगर रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो अगर आप उसकी बेइज्जती भी नहीं कर सकते। तो ये है कि अगर कोई बंदा किसी का बेइज्जती कर रहा है, डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, नहीं करना कुछ और बात है। रिस्पेक्ट इट मीन्स इनवायलेबिलिटी, ये इसकी वायोलेशन नहीं होगी किसी भी डिग्निटी ऑफ मैन का। किसी भी मैन की जो है ना रिस्पेक्ट है ना, उस रिस्पेक्ट पे कोई भी बात नहीं कर सकता। जैसे कि होम, प्राइवेसी ऑफ होम, या उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उस पर बात नहीं की जा सकती, क्योंकि ये भी एक फंडामेंटल राइट है एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद जो आर्टिकल जो है 15 है, वो है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, व्हाट इज मीन्ड बाय फ्रीडम ऑफ मूवमेंट अंडर आर्टिकल 15। मूवमेंट का अगर आप लिटरली मीनिंग ले लें तो ये एक जगह से आप दूसरी जगह पे जाना, कोई आपको रोक नहीं सकता। अगर आप पेशावर से कराची जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, कराची से आप कोयटा जाना चाह सकते हैं तो जा सकते हैं, क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट है कि आप कहाँ से कहीं भी जाएं विद इन द पाकिस्तान, विद इन द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज इट इज़ योर फंडामेंटल राइट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। आप पाकिस्तान के टेरिटरी में रहकर किसी भी जगह से कहाँ भी जा सकते हैं, मगर कुछ जो है ना रिस्ट्रिक्शंस जो इम्पोज किए गए हैं उनको फॉलो करते हुए। अगर ऐसा बंदा है कह रहा है कि मैं आर्मी की ऐसी जगह पे जाऊंगा जहाँ कोई सेक्रेसी है, जहाँ कोई गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए गए हैं, जहाँ कोई जो है ना वो कोई आम बंदा नहीं जा सकता, कोई ऐसी प्राइवेसी उधर है, तो वहाँ जो है उन रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करते हुए बंदा कहाँ से भी कहीं जा सकता है विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ पाकिस्तान, विद इन द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान अंडर आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और 16 जो है, 16 है हमारा रिलेटेड टू द असेंबली। ये है हमारा असेंबली के हवाले से। जैसे कि हम सारे इधर बैठे हुए हैं, जैसे आप इधर से इधर बैठे हुए हैं, तो हम इधर असेंबल किए हुए हैं, हम इधर बैठे हुए हैं। हमारी कोई इधर यूनियन नहीं है, हमारी कोई ऐसी रजिस्ट्रेशन नहीं है, हमने कोई ऐसा रजिस्टर्ड यूनियन नहीं बनाया हुआ है। जो एसोसिएशन वाली बात होती है, एसोसिएशन में क्या होता है कि उधर रजिस्टर्ड कोई ऐसा इदारा होता है जो रजिस्ट्रेशन के मुताबिक वो रजिस्टर किया जाता है, तो वो जो लाज होते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए वो फॉलो किए जाते हैं। असेंबली के लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। अगर हम 10 बंदे इधर बैठे हुए हैं तो जो है ना हम असेंबल हुए हैं, बट इट मस्ट बी फॉर द पर्पज ऑफ पीसफुल हो, लॉफुल हो। हम लॉफुल पर्पज़ के लिए असेंबल हो सकते हैं, बट अनलॉफुल पर्पज़ के लिए नहीं हो सकते। जैसे कि 141 में पीपीसी की 141 में अनलॉफुल असेंबली डिफाइन किया हुआ है कि अगर कोई असेंबल हो रहे हैं 5 या 5 से ज़्यादा बंदे किसी भी अनलॉफुल पर्पज़ के लिए, तो वो एक ऑफेंस होगा। उसके अलावा साथ साथ हमारा है, ये था हमारा आर्टिकल असेंबली वाला, ये है हमारा आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 16, उसके साथ है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 है एसोसिएशंस के रिलेटेड।
फ्रीडम ऑफ एसोसिएशंस अंडर आर्टिकल 17। आप कोई भी ऐसा यूनियन या ऐसा कोई भी इदारा बना सकते हैं, उसकी भी आपको पाकिस्तान में आज़ादी है। ये आपका फंडामेंटल राइट है, इसको भी कोई वायलेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये एसोसिएशन बनाना, को रजिस्टर्ड करना, ये भी अंडर आर्टिकल 17 में आ रहा है कि ये भी आपका राइट है। उसके साथ है हमारा आर्टिकल जो 18 रिलेटेड टू ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन। आप चाहें तो कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हैं। आप डॉक्टर हो सकते हैं और वकील हो सकते हैं, इट मीन्स एडवोकेट हो सकते हैं, या इंजीनियर हो सकते हैं। इट मीन्स आप कोई भी पेशा अगर अपनाना चाहते हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि प्रोफेशन का भी आपका राइट है। ट्रेड करना भी आपका राइट है, बिजनेस करना भी आपका राइट है। बट इधर भी कुछ लिमिटेशन है, इधर भी कुछ सम रिस्ट्रिक्शंस हैं। कहाँ रिस्ट्रिक्शन हैं? जैसे कि बिजनेस या ट्रेड करना, अगर हम कोई ऐसे चीज़ की बिजनेस कर रहे हैं जो लॉ में मना की गई है, वो जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम के अगेंस्ट है, जैसे कि चर्च है या शराब है। शराब की तो की जाती है, शराब के लिए लाइसेंस होता है जो अथॉरिटी से लिया जाएगा। अगर किसी को भी लाइसेंस मिलेगा तो वो तो शराब सेल कर सकता है, इसके लिए लाइसेंस होता है। मगर कुछ ऐसे बिजनेस हैं जहां सम रिस्ट्रिक्शंस हैं, इट मीन्स सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ, सब्जेक्ट टू लॉ। जहां भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, वहां आप इधर से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट नहीं है। एब्सोल्यूट उस चीज़ को कहते हैं को हर लेवल पे आपको वो चीज़ मिले, मगर यहाँ आपको हर जगह पे कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन नज़र आएगा। अगर मैं आपको ये पढ़ के बताऊँ, इसकी वर्डिंग कहता है कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन सब्जेक्ट टू सच क्वालिफिकेशंस इफ एनी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ, एवरी सिटीजन शैल हैव द right to enter upon the lawful profession or occupation and to conduct any lawful trade or business, provided that nothing in this article shall prevent the regulation of any trade or business profession by a licensing system. The regulation trade, commerce, industry in the interest of free competition therein, the carrying on the federal government or provincial government by the corporation controlled by any such government or of any trade, business, industry or service to the exclusion complete or partial of the अदर पर्सन। आज़ादी तिजारती, कारोबारी या पेशा, ये आपकी भी आज़ादी है, ये फ्रीडम है ट्रेड करने का, बिजनेस करने का, प्रोफेशन कोई भी अपनाने का, बट सम फॉलोइंग द सम रिस्ट्रिक्शंस which was imposed by through statutes or by the provincial or by the federal government। हमारा आर्टिकल नंबर है जो है राइट टू स्पीच। अंडर आर्टिकल 19 आप स्पीच कर सकते हैं, आप कोई भी ओपिनियन दे सकते हैं, आप कोई भी एक्सप्रेशन अपने थॉट्स दे सकते हैं। जैसे कि कोई प्रेस वालों के लिए आज़ादी है, वो कोई भी डिस्कस करें, कैसे भी करें, बट देयर इज़ सम रिस्ट्रिक्शंस। आर्मी के खिलाफ नहीं बात करेंगे, स्टेट के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे, ऐसी कोई प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इस हवाले से उनको जो है राइट टू स्पीच है अंडर आर्टिकल 19 में। एक और यहाँ है, वो है राइट टू इंफॉर्मेशन। अंडर आर्टिकल 19A थ्रू अमेंडमेंट ये इंसर्ट किया गया है कि 19A में जो आपका राइट है ये आपको नहीं मिलता, कभी मिलेगा भी नहीं, कभी कोशिश भी नहीं करना, क्योंकि ये एक ऐसा राइट है जो आप किसी भी पब्लिक सर्वेंट से, आप अपने इंजीनियर से,
आप अपने मोहल्ले के उस बंदे से, जो आपका पब्लिक सर्वेंट है, जिसके पास वो यूनियन काउंसिल की या वो सिटी की बजट आई हुई है या किसी भी डेवलपमेंट के हवाले से, आप उससे स्टेटमेंट मांग सकते हैं कि भाईजान आपने ये बजट कहाँ यूज़ किया हुआ है और कैसे यूज़ किया हुआ है, उसमें मटेरियल क्या यूज़ किया हुआ है। क्योंकि अगर उसके पास 2 मिलियन का काम किया आया हुआ है तो उससे पूछ सकते हैं, भाई आपने 2 मिलियन कहाँ इस्तेमाल किए हैं, इधर तो कोई काम नज़र ही नहीं आ रहा। तो आपके लिए पास ये एक इमेजिनरी राइट है जो आप किसी से पूछ सकते हैं, मगर इसकी एप्लीकेशन बहुत ही कम है, जहाँ इसकी एप्लीकेशन हो ही नहीं रही, ऐसे ही समझिए। आर्टिकल 20 है रिलेटेड टू द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर आर्टिकल 20। अगर आप जो भी मज़हब अपनाना चाहते हैं वो आप मज़हब अपना सकते हैं। यहाँ जो रिलीजन है उसकी आज़ादी होगी। हिंदूज़, क्रिश्चियंस या जो और जो मज़ाहिब हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, वो जो अपने गिरजाघर या जो मंदिर्स हैं बना सकते हैं, उसको कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि उनको भी एक प्रोटेक्शन दिया गया है। मगर जो मुसलमान है, मुसलमान कभी भी कोई और जो मज़हब अपना नहीं सकता। इधर मुस्लिम्स में एक मुर्तद का कॉन्सेप्ट है, अगर कोई भी इस्लाम छोड़ के कोई और मज़हब अपनाता है तो उसको सीधा मार दिया जाता है, क्योंकि इस्लाम में मना किया गया है। अगर आपने पहले सरेंडर किया है, सबमिट किया है इस्लाम को, आपने एक्सेप्ट किया है, तो आप इस्लाम से अभी बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि इस्लाम किसी को ज़ोरी ज़बरदस्ती या किसी को कंपेल नहीं करता कि आप मुस्लिम हो जाओ। आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी विल से आए हैं तो अभी आप वापस नहीं जा सकते। मगर ये जो है, जैसे कि कादियानी हैं, कादियानी बोलते हैं कि हम मुस्लिम हैं, मगर वो ना मुस्लिम हैं ना ही वो जो हैं हमारे नॉन मुस्लिम हैं, वो बीच वाले हैं। इनको कोई राइट नहीं दिया जा सकता कि उनको जो है ना अपनी रिलीजियस को प्रोफेस करना या मुसलमानों का नाम ख़राब करना या जो है ना हमारे महबूब के लिए कुछ बोलना, तो ये कुछ इस्लामी बातें हैं। तो इस हवाले से जो आर्टिकल 21 है वो हमारा रिलेटेड है सेफगार्ड अगेंस्ट टैक्सेशन। सेफगार्ड अगेंस्ट टैक्सेशन, guard against taxation in the respect of religion. The of religion, जैसे कि ज़कात वगैरह है, हमें देना है। हम किसी भी नॉन मुस्लिम को ये कंपेल नहीं कर सकते हैं कि भाई आप भी ज़कात दे दो, क्योंकि ये भी उनको सेफगार्ड दिया गया है कि हम आर्टिकल 20 को अगर उसकी वर्डिंग देखें तो ये है हमारा फ्रीडम टू, ये है सेफगार्ड अगेंस्ट द टैक्सेशन फॉर पर्पस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू एनी स्पेशल टैक्स। किसी भी बंदे को कंपेल या मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो टैक्स दे। द प्रोसीड ऑफ विच आर टू बी स्पेंट ऑन द प्रोपोगेशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी रिलीजन अदर देन हिज ओन। तहफ़्फ़ुज़ हर खिलाफ टैक्स लगाने की किसी ख़ास मज़हब के अगराज़ के लिए किसी शख्स को मजबूर नहीं किया जाएगा कि अदा करे कोई ख़ास टैक्स जिसकी आमदनी उसकी अपने मज़हब के अलावा किसी और मज़हब के तबलीग व तरवीज पर सिर्फ होनी हो। तो किसी और मज़हब को ये कंपेल नहीं किया जा सकता, उसको मजबूर नहीं किया जा सकता कि आप रिलीजन के रिस्पेक्ट कोई ऐसा टैक्स दें जहाँ से हम तबलीग करें, जहाँ से हम मसाजिद बनाएं, जहाँ से हम मदरसे बनाएं। तो ये भी उनको जो है ना एक सेफगार्ड है, जो आर्टिकल हमारा 20, ये है हमारा आर्टिकल 21 के। और जो है हमारा आर्टिकल 22 सेफगार्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस,
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ट्यूशंस, यहाँ उनको सेफगार्ड है, सेफगार्ड इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, सेफगार्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, ये है हमारा आर्टिकल 22, ये है हमारा आर्टिकल 22। तो किसी भी नॉन मुस्लिम को ये मजबूर नहीं किया जा सकता कि आप इस्लामियात पढ़ें, तो उसके लिए जो नॉन मुस्लिम है उनके लिए एथिक्स है, इसलिए ही उनको एथिक्स पढ़ाया जाता है। उनको मजबूर, अगर कोई पढ़ना चाहे तो वो कोई और बात है, उनको मजबूर नहीं किया जा सकता। तो आप जो है ये तालीम हासिल करें। Safeguard as to education institution in respect of religion, no person attending any education institution shall be required to receive religion instruction or to take part in any religious ceremony or attend religious worship if such instruction, ceremony or worship relates to the religion other than his own। अगर कोई भी ऐसी रिलीजन सेरेमनी हो रही है, कोई ऐसा बड़ा जलसा जुलूस हो रहा है, उधर उसको बुलाने के लिए कोई मजबूर करते हैं, तो इस हवाले से भी ये उनको लिए एक प्रोटेक्शन है। प्रोविजन एज टू प्रॉपर्टी, प्रोविजन एज टू प्रॉपर्टी, प्रोविजन एज टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 23, अंडर आर्टिकल 23 कहता है कि एवरी सिटीजन शैल हैव राइट टू अक्वायर, होल्ड, डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। Every citizen of Pakistan have right to acquire, hold, dispose of property। ये हर सिटीजन ऑफ पाकिस्तानी का हक है कि वो कोई भी प्रॉपर्टी ले, अपने कब्जे में करे या किसी को डिस्पोज ऑफ करके दे दे। तो ये भी एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक राइट है कि आप कहीं भी पाकिस्तान में कहाँ भी जाके कोई भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, बेच सकते हैं, अपने कब्जे में ले सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, अक्वायर कर सकते हैं। तो ये भी एक आपका फंडामेंटल राइट है। और है हमारा आर्टिकल 24, आर्टिकल 24 है प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 24 आर्टिकल के मुताबिक जो है हमारा है प्रोटेक्शन ऑफ property rights, no person shall be deprived of his property save in accordance with law, no property shall be compulsory acquired or taken possession of save for the public purpose and save by authority of law which provides for the compensation, therefore either fixes the amount of compensation or specify the principles on the manner in which the compensation is to be determined and given। कि यार ये कह रहा है कि अगर ये आपका राइट तो है, प्रोटेक्शन आपकी प्रॉपर्टी की होगी, बट अगर गवर्नमेंट को आपकी प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ रही है किसी भी पब्लिक पर्पज़ के लिए, वहाँ अगर रोड बनवाना है, रेल के लिए कोई रास्ता बनवाना है, कोई ऐसा बड़ा ब्रिज बनाना है या कोई ऐसा डैम बनाना है, वो आपकी प्रॉपर्टी है, तो आपसे गवर्नमेंट ले सकती है। वैसे आपको डिप्राइव नहीं किया जा सकता प्रॉपर्टी से, आपको वो अपनी कंपनसेशन ज़रूर मिलेगा, वो भी डिटरमाइन करेगी गवर्नमेंट, वो वेदर इट मे बी बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट और इट मे बी बाय द फेडरल गवर्नमेंट। उसके बाद आर्टिकल हमारा है 25, इक्वलिटी ऑफ सिटीजन, इक्वलिटी ऑफ सिटीजन। We all are equal, there is no discrimination, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट नहीं होगा on the basis of sex, caste, race, gender। तो इस किस्म की कोई भी जो है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। वी आर इक्वल, यहाँ इक्वलिटी होगी।
अगर कोई अमीर का बंदा जुर्म कर रहा है तो उसको भी जेल भेजा जाएगा, अगर कोई गरीब का बंदा कर रहा है उसको भी जेल भेजना है। तो यहाँ इक्वलिटी वाला कॉन्सेप्ट है, इक्वलिटी ऑफ सिटीजनशिप, सिटीजन अंडर आर्टिकल 25। ये अगर आप कहाँ भी जा रहे हैं, जैसे कि अगर आप कोई पब्लिक प्लेसेस पे जा रहे हैं, आप किसी लाइन में खड़े हुए हैं, बीच में बंदा आके घुसता है और आगे उससे कुछ लेके चला जाता है, आप घंटे से वेट कर रहे हैं, तो यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपका हक है। जो बाद वाला बंदा आया है उसका राइट नहीं है, क्योंकि आप और जो बाद वाला बंदा आया है आप इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं, दोनों को ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट दे रहा है, तो फिर वो कैसे ले सकता है। बट देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ सच आर्टिकल, इधर इसकी भी कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है। यहाँ नेपोटिज्म का कॉन्सेप्ट है, अपनों को नवाजना है, अपनों को देना है, तो खाना है और खिलाना है, यही बात है। उसके साथ हमारा आर्टिकल है 26। हम तो इसको पढ़ेंगे, इनको क्रिटिकली एनालाइज नहीं करना, हमें इनको बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाए और हमें ये पता हो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं कौन से, बुनियादी जो हकूक़ हैं हमारे, जो डिप्राइव किए जाते हैं फ्राम द डिफरेंट पीपल ऑफ पाकिस्तान, फ्राम द डिफरेंट पॉलिटिशियंस ऑफ द पाकिस्तान। तो आर्टिकल 25 है राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अंडर आर्टिकल 25A, ए का मतलब अमेंडमेंट, तो अंडर 25A के मुताबिक 5 साल से लेकर 16 साल तक, 16 ईयर्स तक आपको जो है एजुकेशन प्रोवाइड करे फ्री एंड कंपलसरी। तो ये भी आपका फंडामेंटल राइट है, ये कोई उनका जागीर नहीं है, ये आप लोगों का फंडामेंटल राइट है। उसके साथ है नॉन डिस्क्रिमिनेशन रिस्पेक्ट टू एक्सेस पब्लिक प्लेसेस इन नॉन डिस्क्रिमिनेशन, नॉन डिस्क्रिमिनेशन nation in the respect of public places for access। यहाँ एक डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा पब्लिक प्लेसेस के हवाले से। अगर कोई ऐसा पार्क है जहाँ मैं जा सकता हूँ, हर बंदा जा सकता है, या रेस कास्ट या कोई ऐसी जो है ना उसको डिवाइड करके उनको नीचे दिखाया जाए या कोई ऐसा बात हो, तो उन हवाले से ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा पब्लिक प्लेसेस के लिए, बट सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ। अगर वो स्पेशली चाइल्ड्स के लिए बनाया गया है, वुमेन्स के लिए बनाया गया है, तो आप वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि आप अगर ये देख के नॉन डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से कोई पब्लिक पार्क में चले गए, उधर वो पब्लिक पार्क फॉर ओनली वुमेन था, या पब्लिक यूनिवर्सिटी थी जो गर्ल्स के लिए थी, अब वहाँ चले गए, तो ये जो है एक्सेप्ट वुमेन एंड चाइल्ड और वुमेन के लिए अगर स्पेशल लॉ कानून साजी गवर्नमेंट करना चाहे तो कर सकती है। तो वैसे आपको जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी कास्ट या इस हवाले से। तो अगर इसकी हम वर्डिंग देखें तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस ऑफ द public entertainment or resort are intended for religious purpose only. There shall be no discrimination against any citizen on the ground only of race, religion, caste, sex, residence or place of birth। तो ये प्लेस ऑफ बर्थ या जो है जेंडर है, सेक्स है, इस हवाले से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा इन एक्सेस ऑफ पब्लिक प्लेसेस। जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ एक्सेस कर रहे हैं, वहाँ इट मीन्स आप वहाँ जा सकते हैं। ये पब्लिक प्लेसेस का मतलब या ऐसा कोई पब्लिक चीज़ पब्लिक के लिए एक्सेसिबल होता है, तो पब्लिक वहाँ जा सकती है। मगर अगर स्पेशल कोई ऐसा कानून साजी की हुई है तो उसको फॉलो करते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए आप पब्लिक जो प्लेसेस हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। उसके साथ हमारा है पब्लिक प्लेसेस के साथ है इन सर्विसेज के लिए, अगर जैसे कि जॉब्स वगैरह हैं, जॉब वगैरह सर्विसेज जो होंगे, जैसे कि CSS हो गया, जो कॉम्पिटेंट एग्ज़ाम हो गए हैं, उन हवाले से भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अगर उसकी एहलियत है तो उसको दिया जाएगा, क्योंकि जो रीज़नेबल बंदा होगा इन सर्विसेज के हवाले से भी ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस,
या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इन हवाले से कोई भी नहीं होगा। ये हमारा है आर्टिकल है हमारा ये 27। अभी हमारा जो लास्ट प्रोविजन है रिलेटिंग टू द फंडामेंटल राइट्स, तो ये वो है प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज। आपका जो लैंग्वेज है उसको प्रिजर्व किया जाएगा, और जो आपका कल्चर है, जो आप कल्चर अपनाना चाहें, जो आप अगर आप टोपी पहनना चाह रहे हैं तो टोपी पहने, अगर आप कोई और चीज़ पहनना चाह रहे हैं, आप अजरक पहनना चाह रहे हैं, आप कोई ऐसा आपके कल्चर में आ रहा है, कोई कस्टम में आ रहा है, तो उसको भी प्रिजर्व किया जाएगा। कोई किसी को वायोलेट नहीं करेगा, क्योंकि ये भी आपका फंडामेंटल राइट है। प्रिजर्वेशन ऑफ द लैंग्वेज कल्चर स्क्रिप्ट अंडर आर्टिकल 28 के मुताबिक ये जो आपकी लैंग्वेज है, आपकी ज़बान है, अगर आपकी ज़बान उर्दू है, सिंधी है, बलोची है, पश्तो है, या कोई हिंदी है, या ऐसा और कोई भी हो, उसको प्रिजर्व किया जाएगा। और आप जो भी कल्चर अपनाना चाहें अपना सकते हैं, कोई भी आपको इधर रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये भी आपका फंडामेंटल राइट्स है। ये हमारा आज का लेक्चर था फंडामेंटल राइट्स के हवाले से। जैसे कि हमारा आर्टिकल 8 से लेकर आर्टिकल 28 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स थे। हमें सबको, जो भी पाकिस्तानी हैं, हमें अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स जहाँ भी वायलेट हो रहे हैं तो हम उनको चैलेंज करें, हम उनको इंश्योर करवाएं, क्योंकि ये गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है। हमें फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, ये हमारे जो है ना, ऐसे समझो कि कोई मिलता है बंदे को जो है ना प्रॉपर्टी, इनहेरेंट कोई ऐसा कोई प्रॉपर्टी मिलता है, ये भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ऐसे कुछ राइट्स हैं जो वायलेट नहीं हो सकते, जो गवर्नमेंट को देने ही देने हैं हर लेवल पे। तो ये हमारे थे आज फंडामेंटल राइट्स। आगे जो हमारा थर्ड लेक्चर होगा वो होगा प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़ के हवाले से। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़ के हवाले